अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है। तो हमने 4 फैक्टर पढ़े थे। पहला फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर का इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमने देखा था कि जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है इवेपोरेशन पे, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? कम होगी। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मींस टेम्परेचर एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद हमने फैक्टर पढ़ा था सरफेस एरिया का, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, कि जिस सरफेस पे या जिस एरिया के अंदर हमने लिक्विड को रखा हुआ है, ठीक है, वो उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर एरिया कम है तो वहां से जो वेपर्स है वो भी कम निकल रहे होंगे। ठीक है, और अगर एरिया ज्यादा है, ठीक है, बड़ा बर्तन है, तो उसमें से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज्यादा निकलेंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे मींस ज्यादा वेपर्स बनेंगे। ठीक है, तो एरिया का भी रिलेशन इवेपोरेशन के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमने विंड के बारे में पढ़ा था कि विंड कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो बच्चों, जब किसी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है लिक्विड के अंदर, तो वो क्या आ जाता है? सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो जब हवा चलती है तो हवा सरफेस के ऊपर से मॉलिक्यूल्स को अपने साथ क्या कर देती है? एस्केप कर देती है। ठीक है, तो जितनी तेज हवा चलेगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप होंगे। जितनी स्लोअर विंड चलेगी उतने कम मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एस्केप होंगे। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे आएगा उसको काफ़ी देर लगेगी सरफेस को एस्केप करने में, क्योंकि जो हवा की स्पीड है वो क्या है? स्लो है। ठीक है, तो वो काफ़ी देर बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा जिसने अभी सरफेस पे आना है उसको काफ़ी टाइम लगेगा सरफेस के ऊपर आने के लिए, और जब सरफेस पे आएगा फिर विंड आएगी, वो उसको क्या करेगी? उसको सरफेस से एस्केप कर देगी। ठीक है, तो जब विंड क्या होगी? स्लोअर होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? स्लोअर होगा। और जब विंड क्या होगी? फास्टर होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? फास्टर होगा। उसके बाद हमने नेचर ऑफ लिक्विड लास्ट फैक्टर पढ़ा था कि जो इवेपोरेशन है ये लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करती है, कि जो लिक्विड हम इवेपोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं इसकी नेचर क्या है। ठीक है, इसकी नेचर के रिलेटेड हमने उसने हमें कहा था कि 2 डिफरेंट नेचर्स वाले आप लिक्विड्स लें। ठीक है, दोनों को अलग अलग बर्तन में रख दें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दोनों का रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, एक बर्तन में आप पानी रख दें और दूसरे बर्तन में आप पेट्रोल या सिपरेट रख दें, तो आप देखेंगे कि जो जिस बर्तन में हमने सिपरेट रखी हुई थी वो क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही खाली हो जाएगा। मीन्स सारी की सारी सिपरेट या पेट्रोल वाटर से पहले क्या हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि पेट्रोल भी लिक्विड है और वाटर भी क्या है? लिक्विड है, लेकिन दोनों की नेचर क्या है? डिफरेंट है। तो पेट्रोल का रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, वाटर का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा पेट्रोल से भी और सिपरेट से भी। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों, इसके नाम से पता चल रहा है थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है, हीट या टेम्परेचर। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड हो जाना, फैल जाना। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फैल जाना, मींस एक्सपैंड हो जाना। तो देखिए, इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है? थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट और एक्सपैंड, कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को या किसी मटेरियल को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसकी हम रीडिंग करते हैं हमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो कहता है कि जितने भी हमारे पास यानी कि नेचर है ना इसकी सब्सटेंस की, ठीक है, 3 ही फॉर्म्स हैं, या सॉलिड हो सकते हैं, या लिक्विड हो सकते हैं, या फिर गैसेस। तो जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट
ऑन हीटिंग क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाते हैं। सॉलिड भी गर्म करने से क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, लिक्विड भी गर्म करने से एक्सपैंड हो जाते हैं, और गैसेस भी गर्म करने पे एक्सपैंड हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। और ठंडा करने पे क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मीन्स सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, इकट्ठा हो जाना। ठीक है, जब हम इनको इन तीनों स्टेट्स को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। और जब हम इनको ठंडा करेंगे यानी कि इनके टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मीन्स सिकुड़ जाएंगे, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे, गैसेस के केस में भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे। तो their thermal expansions and contractions are usually small and are not noticeable। वो कहता है कि जब आप गर्म करेंगे तो इनकी सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस ये क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, और जब इनको ठंडा करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वो कह रहा है कि ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन ये इनकी जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या होगी, बहुत कम होगी, यानी कि उनको मेजर करना क्या होगा, मुश्किल होगा। ऐसे नहीं है कि एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये नहीं है कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी, नहीं, बल्कि क्या होगा, बहुत कम इसमें चेंजिंग आएगी। इसके बाद इसकी लेंथ में क्या आएगी, बहुत कम चेंजिंग्स आएंगी। वो चेंजिंग्स इतनी कम होगी कि उनको मेजर करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर, हीट प्रोवाइड करने से वो एक्सपैंड ज़रूर होगा, लेकिन बहुत कम होगा। ठीक है, डिफिकल्ट टू नोटिस। और जब हम इसको क्या करेंगे, कूलिंग प्रोवाइड करेंगे या इसको ठंडा करेंगे, इसकी एनर्जी को कम करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट भी इतने होंगे कि बहुत कम फर्क पड़ेगा उसकी लेंथ पे। ठीक है, ये नहीं है कि वो हाफ रह जाएगा, नहीं, बल्कि बहुत कम उसकी लेंथ पे फर्क पड़ेगा, वो इतना होगा कि इसको मेजर करना भी मुश्किल होगा, लेकिन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होंगे ज़रूर। ठीक है, ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग, हीटिंग पे एक्सपैंड होंगे और कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं हाउएवर दीज एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये जो बिजली की वायर होती हैं, ठीक है, जो लाइव वायर्स होती हैं, अब ये हम देखते हैं पोल्स के साथ जो कनेक्ट होती हैं। ठीक है, देखिए आपने अक्सर नोट किया होगा कि ये जो वायर्स होती हैं, जो खंभों के साथ लगी होती हैं लाइव वायर, ये सर्दियों में ये क्या हो जाती है, टाइट हो जाती हैं। ठीक है, मीन्स उनकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है ना, तो वो सिकुड़ के उनकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और गर्मियों में वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। उनके दरमियान जो मीन्स अगर सर्दियों में वो ऐसे होती हैं तो गर्मियों में वो कैसे हो जाती हैं, इस तरह उनके दरमियान बैंड आ जाता है। ठीक है, बैंड कब आता है, जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, मीन्स क्या होती है, कूलिंग होती है। कूलिंग की वजह से वायर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो जो तारें हैं वो क्या हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। और गर्मियों में क्या टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो हीट की वजह से जो वायर्स हैं उनकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज, और लेंथ इंक्रीज होने से वो थोड़ी सी बैंड क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा और भी इसकी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जो रेल की पटड़ी होती है, लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या रखा जाता है, थोड़ा सा गैप रखा जाता है लाइंस के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल ये रेलवे लाइन है, ठीक है, तो दूसरी जो इसके साथ वाली लाइन होगी, ठीक है, उनके दरमियान थोड़ा सा क्या होगा, गैप रखा होता है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। यहाँ पे वो गैप किस लिए रखते हैं कि गर्मियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसकी लाइन की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ताकि ये जो गैप है क्या हो जाए, फील हो जाए और लाइन को डिस्टर्ब ना करे। अगर इस गैप को ना रखा जाए तो जब लेंथ इंक्रीज होगी तो ये तो लाइन टूट भी सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है।
कि जैसे लेंथ इंक्रीज हो तो ये गैप इसको क्या कर दे, कवर कर दे। ठीक है, ये अगली लाइन को डिस्टर्ब ना करे। सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो वो सिकुड़ के फिर वापस आ जाती है, फिर बीच में गैप बन जाता है, तो फिर भी लाइन डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये इसका पर्पस होता है, जो रेलवे की लाइन होती है उनमें गैप रखने का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। एमसीक्यूज है ये। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ऊपर वाले पैराग्राफ में भी एमसीक्यूज हैं कि जो लिक्विड या लिक्विड सॉलिड्स या गैसेस ऑन हीटिंग क्या होती है, एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, और कूलिंग पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इस लाइन को आप क्या आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पहला पैराग्राफ में, इसको अंडरलाइन करते हैं साथ साथ। दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी एमसीक्यूज है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, वो स्लोली मूव करेंगे, उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो फास्टली मूव करेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड एट हायर टेम्परेचर देन एट लोअर टेम्परेचर। अब वो सॉलिड की बात कर रहा है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर पे उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो सॉलिड का होता है, उससे कम लिक्विड का और उससे कम गैस का। ठीक है, इसको हम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड का, उससे कम लिक्विड का और उससे कम गैस का। ठीक है, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का, उससे कम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का और सबसे कम गैस के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। तो टेम्परेचर की बात करता है, उसने डायग्राम भी बनाई हुई है साइड पे, ये ए डायग्राम और बी डायग्राम। जो ए डायग्राम है ये क्या है, लो टेम्परेचर के लिए, कि जब टेम्परेचर लो होगा तो उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, लो होगा, मींस वो ज्यादा दूर एक दूसरे से मूव नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी सॉलिड है, ठीक है, इसके ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या है, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पे इनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, लो एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इसका क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मींस इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करेंगे, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके क्या होंगे, ज्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ज्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इनके दरमियान जो गैप है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। गैप का ज्यादा होना, इसका क्या मतलब है, मींस लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, देखिए पहले के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा।
डिस्टेंस का ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि जो लेंथ है उसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। पहले इसकी ये लेंथ थी, अब ये लेंथ है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे उसकी लेंथ कम है और हाई टेम्परेचर पे इसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस का बढ़ जाना, इसका क्या मतलब है कि इसकी लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। तो जब डिस्टेंस बढ़ गया तो लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Thus, on heating, the amplitude of vibration of the atoms or molecules of an object increases. ठीक है, कि गर्म करने से या हीटिंग प्रोवाइड करने से या टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज के लिए। They push one another farther away as the amplitude of vibration increases. ठीक है बच्चों, कि जैसे ही उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दूर दूर रिपेल कर देते हैं, ठीक है, पुश कर देते हैं एक दूसरे को। हर मॉलिक्यूल अपने साथ वाले को क्या कर देगा, पुश कर देगा, ठीक है। मींस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टेंस का ज्यादा होना मींस लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। Thermal expansion results an increase in length, breadth and thickness of a substance. आखिरी लाइन को भी अंडरलाइन करें कि थर्मल एक्सपेंशन क्या करती है, यानी कि किसी मटेरियल को गर्म करने से उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस को क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए। अब देखें जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे या टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्या आएगी, चेंजिंग्स आएंगी। मींस उसकी लेंथ या वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो उसकी लेंथ या वॉल्यूम जो है वो दो तरह से इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। या तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है या उसका वॉल्यूम या एरिया चेंज हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर तो कोई सॉलिड हमारे पास स्टेट है, सॉलिड मटेरियल है, तो उसकी लेंथ चेंज होगी, ठीक है। एक्सपेंशन कितनी तरह की है, दो तरह की है। वो लेंथ भी इंक्रीज कर सकती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकती है। तो अब इन दोनों को हमने अलग से स्टडी करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब है, मींस लेंथ का इंक्रीज होना, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, कि किसी भी लेंथ का स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस आपने सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन वाला जो पैराग्राफ है उसको रीड करना है और उसमें से एमसीक्यूज को याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड उसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।